ओके अच्छा, मैं कल ही इस चीज़ को देख रही थी कि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो जैसे कोल्ड बाथ जो है ना, इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आता जा रहा है कि आपने माइनस पे जाके टेम्परेचर है और उसके अंदर आप बैठे हुए हैं। तो ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह? कहते हैं कि आपके जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो अच्छी होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आप किसी ट्रॉमा से निकलते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ इसकी थेरीज जो हैं वो चल रही हैं। अगर एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर आप देखें तो ये हड्डियों के लिए, हमारी जिल्द के लिए, एक तो आपने इसका नुकसान बता दिया, ये और कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? क्योंकि अब तो मुझे लगता है लोग घरों में इसका ट्रायल ले रहे हैं। मिस इकरा, कोल्ड बाथ की भी ना एक लिमिटेशन है कि ओके। लाइक -1 -2 तक टेम्परेचर, लेकिन लोग -10 -20 टेम्परेचर चल रहा है। और फिर कोल्ड बाथ की भी एक लिमिटेशन है, पेशेंट को यूजली खुद ही आइडिया हो जाता है कि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ठीक है। सो जैसे उन्हें लगे कि हमारी स्किन मुतासिर हो रही है, इवन इतना कोल्ड बाथ, और फिर कोल्ड बाथ हर एक के लिए नहीं है। जो यंग लोग हैं वो तो उसे बर्दाश्त कर लेंगे, जो थोड़े से ओल्ड एज शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको इवन वो इतने कोल्ड बाथ के साथ हार्ट अटैक भी हो सकता है। सो यूजली पेशेंट्स को उनकी लिमिटेशन पता होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जब उन्हें पता लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इट्स जस्ट लाइक कि आप स्किन के ऊपर कोई ब्लीच लगाएं, फीमेल कोई केमिकल लगाएं, और अगर उन्हें लगे मुझे बहुत बर्निंग हो रही है तो इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। तो लोगों को अगर तो आइडिया हो रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग तो फ़ौरन उस कोल्ड बाथ से बाहर निकल आएँ। प्रॉब्लम ये है, हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो फिर भी लेटे रहते हैं और फिर उनके हाथ पाँव की उंगलियां जो हैं वो मुतासिर हो जाती हैं। ओह माय गॉड, ये तो मेरे लिए एक नाइटमेयर है। मुझे कभी आइडिया नहीं था कि इस तरह से नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि हम जो चीज़ देख रहे होते हैं ना, बगैर रिसर्च के हमने वो इम्प्लीमेंट करना होती है, चाहे वो कोई सीरम है, एग्जैक्टली। चाहे कोई कोल्ड बात है। अच्छा, अब हम आते हैं कमर की जानिब। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि हर खातून जो है वो डेली बेसिस पर फेस कर रही होती है। अगर मैं अपनी स्पेशली बात करूँ तो मेरे तकरीबन कोई 2-4 माह बाद ना एक बैक जो है वो निकल आती है। इसका मेजर रीज़न क्या है? पोस्चर का मसला है, हम गलत एक्सरसाइज करते हैं उसका मसला है, कोई डेफिशिएंसी है? इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं डॉक्टर अली? बिल्कुल मिस इकरा, ये बहुत कॉमन है और फीमेल्स में तो बहुत कॉमन है। आपने पॉस्चर की बात की, और आजकल हमारे ज़्यादा सिटिंग ही होती है, लाइक 9 to 5 ऑफिस हाँ। जॉब्स हैं, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर तो एक्टिविटी है घर में घरेलू ख़वातीन की, तो वो झुक के वज़न उठा रही हैं, भारी चीज़ें गलत खींच पोस्चर रही के हैं, साथ, हाँ। धकेल रही हैं, एग्जैक्टली। कोई वार्म अप स्ट्रेचिंग नहीं कर रही। इसी तरह अगर हम जिम में जाएँ तो जिम में जो है वो गलत तरीके से एक्सरसाइजेज हो रही हैं। कई ऐसी मशीन्स तो यूजली एंगल अपने खुद ही एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन हम फ्री वेट की बात करें तो हमें पता ही नहीं है उसका तरीका क्या है। इवन फीमेल ट्रेनर और मेल ट्रेनर अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने यूट्यूब से हमने एक्सरसाइज हफ्ता कर देख लिया, ली, हमें आ गया है हाँ तो अब, हमें हाँ। आ गया, या किसी कोई गलत एक्सरसाइज कर रहा है हम उससे भी पूछ लेते हैं। ये सारे मसले मसाइल हैं, और उसके अलावा डेफिशिएंसीज काफ़ी हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो उनको अपना एनुअल चेकअप लाजमी कराना चाहिए। उन एनुअल चेकअप के अंदर विटामिन डी लेवल्स, मैग्नीशियम लेवल्स, कैल्शियम के लेवल्स और जनरल फिजिकल चेकअप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर तो 50+ फीमेल्स हैं तो उनको अपना डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, या बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, बल्कि सिंपल से हैं। पाँव रखना है, एक ख़ास मशीन होती है और वो फ़ौरन आपका टी स्कोर जी स्कोर बता देगी। वो बता देगी कि ओके। इतने सालों के बाद आपकी हड्डी टूटने के चांसेस परसेंटेज कितने हैं, ताकि हम एडवांस में ही कुछ सप्लीमेंटेशन यूज़ कर लें और हम हड्डी टूटने या उनके कमज़ोर होने से टाइम से पहले बचाव कर लें। सही हो गया। अच्छा, जो हम एक गलत आदत में मुब्तला होते हैं, स्मोकिंग की एक हैबिट है जो बहुत आम है, वो किस तरह से हमारी कमर दर्द या जोड़ों के दर्द पर असरअंदाज होती है, या इसका कोई डायरेक्ट असर होता है? हमने सिर्फ स्मोकिंग जो है ना उसको फेफड़ों के साथ एक लिंकअप किया बिल्कुल। हुआ है, या हार्ट पेशेंट है उसने नहीं पीना, तो इसका ओवरऑल क्या नुकसान है? स्मोकिंग जो है वो मैं अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरी की बात करूँ हाँ। तो हमारे पेशेंट्स के लिए काफ़ी डेडली है। लाइक अगर मेल्स की बात करें तो जो वर्टिब्रल आर्टरीज़ हैं कमर के इर्द गिर्द, खून की नालियाँ जो सप्लाई करती हैं, सो वहाँ पे वो क्लॉटेज करती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। सो अब वहाँ पे जब सप्लाई अच्छी नहीं जाएगी तो वो पट्टे भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे, पैरास्पाइनल मसल्स, और जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं वहाँ पे भी ऑस्टियोपोरोसिस इवन मेल्स में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टूटी हुई हड्डी की बात करें तो टूटे हुए जिन मरीज़ों की हड्डी टूट जाती है, चाहे हम ऑपरेशन भी करें, उनको हम सख्ती से मना करते हैं। जब तक 1 साल तक आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही तो आपने स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है, एक सिगरेट भी नहीं पीना। अगर वो एक सिगरेट पी लें
तो जो टूटी हुई हड्डी है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड फ़ौरन जमा होती है, और जो नए सेल्स बन रहे हैं, जो हड्डी बना रहे हैं, वो उनको बनने ही नहीं देते, अपने काम ही नहीं करने देते। सो इवन ऐसे पेशेंट्स भी मैंने देखे कि ऑपरेशन एक कराया, हड्डी नहीं जुड़ी, फिर दूसरा कराया, हाँ। 7-7 8-8 साल हो जाते हैं और वो स्मोकिंग नहीं छोड़ते, और अल्टीमेटली उनका टांग या बाजू काटना पड़ता है। तो हम सख्ती से मना करते हैं कि स्मोकिंग से दूर रहे। इट्स नॉट ओनली डेडली फॉर लंग्स बट इट्स डेडली फॉर योर बोन्स एंड जॉइंट्स ऑल्सो। आपकी सारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, हम किसी एक चीज़ पर टारगेट नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका धुआं है, उसमें जो भी मौजूद है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो घुटने का दर्द अगर है तो उसमें क्या उसकी अलामात हो सकती हैं कि वो किस वजह से हो रहा होता है? यहाँ पे अगर मेरी इधर इसमें दर्द हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, कलाई में या फिर हमारे अंगूठे में किसी चीज़ में दर्द हो रहा है, तो उसकी क्या अलामत हो सकती हैं कि हम किस इतने टाइम के बाद इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर तो आपने अंगूठे की बात की तो अंगूठे की जो दर्द है वो टिपिकल दर्द घंटिया की दर्द होती है। पैर के अंगूठे की या पैर हाथ? के ओ, पैर के अंगूठे की दर्द घंटिया की अलामत हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो रिस्ट की पेन है वो काफ़ी रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से होती है, एथलीट्स में काफ़ी कॉमन होती है, जो रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, टेबल टेनिस यूज़ करते हैं, तो यूजली TFCC यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, आप समझे कि रस्सी है जोड़ के दरमियान, उसकी इंजरी हो सकती है। एल्बो की पेन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, टेनिस एल्बो, घरेलू ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा एल्बो का इस्तेमाल करती हैं, आटा गूंथती हैं, उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर तो घुटने की हम बात करें, घुटने की दर्द भी फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन है 50 साल के बाद वो काफ़ी कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कि हम एक्सरसाइज के नाम पे सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ने और उतरने का इस्तेमाल हमने बहुत कर दिया है, हम लिफ्ट का यूज़ नहीं करते। तो जब सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी चाहिए हमें इतनी? अगर हम सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ें और उतरें और हमारा BMI ज़्यादा है, ओके, ठीक है, वेट इंडेक्स के वेट हिसाब ज़्यादा से, है, ओके। तो आप समझे कि पेशेंट का जितना बॉडी वेट है उसका 3 गुना उनके घुटनों पे पड़ेगा। पेशेंट का वेट, फीमेल पेशेंट है, 100 केजी उनका वेट है, तो आप समझिए घुटने पे अब 300 केजी पड़ेगा। सो ऐसे पेशेंट्स को लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, रैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, पेशेंट को कुछ इलामात का पता होना चाहिए कि अब उन्हें रेस्टिंग में पेन हो रही है, या उनको किसी एक्टिविटी में पेन हो रही है, या वो अगर गाड़ी प्राइवेट या पब्लिक कन्वेंस में सफ़र कर रहे हैं या अनारकली बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर इस पेन के ग्रेड हैं। सो अगर तो अब उन्हें बिस्तर पे बैठे हुए भी दर्द होना शुरू हो गई तो इट मीन्स कि अब वो ग्रेड 3 या 4 में पहुंच चुके हैं, जो घुटने के जोड़ मीन्स कि उनके काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। पेशेंट्स मैंने देखे, काफ़ी फीमेल पेशेंट हैं, डायलेमा है उनका, वो कहती हैं कि यार मैं घर में काम कर सकती हूँ या मैं ऊपर छत पे जाके कपड़े सुखाने के लिए लटका सकती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, मैं ओके हूँ, घर से बाहर नहीं भी जाती, शॉपिंग नहीं कर सकती, कोई मसला नहीं। लेकिन अब जब वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती, छत पे नहीं जा सकती घर के कामकाज करने के लिए, या इवन वो किचन में ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो सकती, तो वो हमारे पास एंड स्टेज पे आती हैं। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। मेल्स मैंने देखा है जो रिटायर हो जाते हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि चले हम घर से नमाज तो पढ़ने जा सकते हैं मस्जिद, तो अब जब वो भी नहीं जा सकते, वो भी हमारे पास आते हैं वो एंड स्टेज पे। तो मैं पेशेंट को गाइड करना चाहूँगा कि काइंडली इतना डिले ना करें कि आप एंड स्टेज पे आएँ। एंड स्टेज पे भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की कुछ लिमिटेशन हो जाती हैं, फिर हमें जोड़ की तब्दीली करनी पड़ती है, या सम टाइम उनके इर्द गिर्द के पट्टे जो जोड़ों के वो इतने वीक हो जाते हैं कि अब जोड़ की तब्दीली भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों की कमर से दर्द निकलकर एक टांग में जाती है, तो वो उसकी शाटिका, दर्द का। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, ये भी लोगों में एक कॉन्सेप्ट है, आपने कमर की बात की ना कि शायद ये कमर के मसले की वजह से। सर्वेज ने ये बताया, रिसर्चेज ने ये बताया कि 70% पेशेंट्स को जिनको शैटिका या दर्द शिकीका होती है, उनमें प्रॉब्लम है कमर में, स्पाइन में, मोरों में प्रॉब्लम है, या डिस्क का प्रॉब्लम है। और जो 30% पेशेंट हैं उनके जो कूल्हे के जोड़ हैं वो ख़राब हैं। सो ऐसे पेशेंट्स को एक तो हिप का एक्सरे कराना चाहिए, पेल्विस का, बोथ हिप्स का, और उसके अलावा स्पाइन का उनका एक्सरे होना चाहिए। और प्लीज़ जितने भी कमर के एक्सरे हैं, आंटी अनलेस आपको डॉक्टर खुद ना कहे, अगर आप खुद से करा रहे हैं तो वो खड़े होकर कराएं। कमर के एक्सरे खड़े होकर कराएं, लेट के ना कराएं, वेट बेयरिंग यूज़ कराएं। और इसी तरह घुटने के एक्सरे अंटिल अनलेस आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया तो वो भी खड़े होकर कराएं, वेट बेयरिंग यूज़ कराएं। पेशेंट हमारे पास एक्सरे लेके आते हैं घुटनों के, कमर के, लेट के, और उसके ऊपर हम कोई ग्रेड नहीं लगा सकते, वो एक तरह हमारे लिए यूज़लेस होता है।
ओके, ये भी एक तरह से टिप है उन सब के लिए जो बिल्कुल इस टिप तरह है। से कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारी बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट हैं या एक्सरे टेक्नीशियन हैं, उनके लिए बहुत ईज़ी होता है पेशेंट को लिटा लिटा लिया, एक्सरे कर कर लिया। उसका एक्सरे जो कर खड़े दिया, होके एक्सरे करने होते हैं वो बड़े टेक्निकल टेक्निकल होते हैं, होता है, हाँ। बार-बार टेक करना पड़ता है फ़िल्म का। सो ये पेशेंट्स को गाइड करना बहुत पेशेंट्स को पता ज़रूरी है। होना चाहिए कि जब हम कोई भी एक्सरे या फिर कोई भी जो टेस्ट वगैरह है करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या हमें एहतियात है वो बिल्कुल। करनी चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग नहीं, एक अब हमें आइडिया हो गया है, अगर हम किसी भी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, कोला का इस्तेमाल करते हैं, 7 अप का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसको दूध में अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं हमारे जिस्म से उसमें से कैल्शियम खत्म हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल कुछ ऐसी भी क्योंकि मैंने रिसर्चेज़ 4-5 सालों से ना मैं नहीं पी रही हूँ। मुझे लगा कि अब मैं पीऊँगी तो कैल्शियम खत्म हो जाएगा हमारी बोन्स से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज़ किया और ये जो हमारी जनरेशन ज़ी है उसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई कई ऐसी रिसर्चेज़ हुई जिसमें हड्डियों को कोक के अंदर और ये जितने भी ब्रांड्स हाँ, एक होते हैं सॉफ्ट एक्सपेरिमेंट्स ड्रिंक्स, करके के ठीक देखे है, थे। इनके अंदर रखा गया और ये देखा गया कि वो बोन्स रिज़ॉर्ब हो गई, जज़्ब हो गई, उनमें से कैल्शियम अच्छी खासी निकल गई। ठीक है, सो मैं देखता हूँ कि यंग फीमेल्स जब हमारे पास आएँ जोड़ों और हड्डियों के मसाइल के साथ, मैं यूजुअली उनसे पूछता हूँ कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ तो नहीं करती, वो यूजुअली सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ कर रही होती हैं। अच्छा, टाँगे और बाजुओं की हड्डियों के मसाइल उन्हें बाद में आते हैं, सबसे पहले उन्हें दाँतों के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। दाँतों में हाँ। खोड़ हो गया, कोई दाँत टूट गया, तो जब आपके कोई दाँत के मसाइल यंग एज में 20s या 30s में आना शुरू हो जाएँ, तो आप समझ जाएँ कि अब आपकी बोन्स वीक हैं और आपको अब लेटर ऑन जोड़ों के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए पॉइंट है जो उन्हें पता होना चाहिए। सही हो गया, बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारा जो आज का सेशन है वो हो चुका है। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे ये आप अपने व्यूअर्स को? मैं पेशेंट्स को पैगाम देना चाहूँगा जो हमारी यंग जनरेशन है, जनरेशन ज़ी, अपनी जो है वो डाइटरी हैबिट्स अच्छी रखें, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें, सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज़ करें। इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से यंग पेशेंट हमारे पास हाई यूरिक एसिड के साथ भी आ रहे हैं। हाँ। और जब आप मैं गोश्त खाने की बात करूँगा तो उसमें चर्बी का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, तेल कम से कम होना चाहिए और इतना भी ज़्यादा आपने गोश्त इस्तेमाल नहीं करना जैसे कि बड़ी ईद पे लोग बड़ा गोश्त ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, उससे भी यूरिक एसिड हो जाता है। मल्टीविटामिन से भागें मत, आपको ज़िंदगी के हिस्से में कभी ना कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम में से हर बंदा इंक्लूडिंग माई सेल्फ कभी ना कभी लाइफ के किसी हिस्से में ऑर्थोपेडिक सर्जरी का पेशेंट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वक्त के साथ एक टाइम है, हम सब ने बूढ़ा अल्लाह होना है। रहम करे। बिल्कुल, लेकिन अगर तो आप अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, आपकी डाइट अच्छी है, तो हो सकता है 70-80 साल की एज तक भी जाके आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी के पेशेंट ना बने, या अगर पेशेंट हैं भी तो बिल्कुल माइल्ड से आपको इश्यूज़ हों। लेकिन अगर हम अपनी डाइट ख़राब रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं होगा, अपनी जॉब्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो अपनी 20s और 30s के अंदर ही ऑर्थोपेडिक सर्जरी के पेशेंट बन गया। तो कोशिश करें ऐसी नौबत ना आने। सही हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका प्रोग्राम में आने के लिए, हमें ज्वाइन थैंक यू करने मैम। के लिए। और इसी के साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अल्लाह ने निगहबान।